हाँ, मैथमेटिकल टूल्स के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। वो है बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये देखिए कि हम किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से किसी भी एक्सपेंशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है पास्कल्स ट्रायंगल। तो देखिए पास्कल्स ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले ये समझिए। पास्कल्स ट्रायंगल में पहला जो एंट्री है हमारी दैट इज 1। ये 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इस साइड में 1 लिखेंगे और इसके इस साइड में 1 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इसके साइड में हम यहां पे 1 लिखेंगे और इसके साइड में 1 लिखेंगे और इन दोनों का सम यहां पे लाएंगे। सिमिलरली यहां पे देखिए हम 1 लिखे, इसके बाद इन दोनों का सम 1 प्लस 2 3 यहां पे आ गया, 2 प्लस 1 3 यहां पे आ गया और लास्ट में हमारा 1 रहेगा। नेक्स्ट रो में जब हम जाएंगे तो फिर हम यहां पे 1 लिखेंगे, इन दोनों का सम 1 प्लस 3 4 होता है, यहां पे लिखेंगे। 3 प्लस 3 6 होता है, यहां पे लिखेंगे। 3 प्लस 1 4 यहां पे लिखा हमने और ये 1 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में 1 हमने यहां पे लिख दिया, 1 प्लस 4 5 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, 6 प्लस 4 ये भी 10 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया और लास्ट में हम 1 लिखेंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो 1 तो हमने यहां पे लिख दिया, उसके बाद 1 प्लस 5 6 हो गया हमारे पास, 5 प्लस 10 15 हो गया, 10 प्लस 10 20 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया और लास्ट में हमारे पास फिर 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप फिर इसी तरह फॉलो करेंगे हम। ये 1 हो गया हमारे पास, 1 प्लस 6 7, 6 प्लस 15 21, 15 प्लस 20 35, 20 प्लस 15 अगेन 35, 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7 और लास्ट में फिर ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा रो 0 है, रो 1, रो 2, रो 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक हमारा यहां पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम कहेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। और इसकी हेल्प से हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स यहां पे आ गए, इन कोफिशिएंट्स को हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे देखिए, एक हम नया कॉन्सेप्ट यहां पे बताना चाह रहे हैं एंड दैट इज कॉम्बिनेशन। वो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यहां पे हमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस की जरूरत है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन सी आर। ठीक है, एनसीआर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल। दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल। अभी इसको बता रहे हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। और उसके बाद हमारे पास आर फैक्टोरियल यहां पे लिखेंगे और ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये चीजें आ जाएंगी हमारे पास। अब जरा यहां पे एक चीज समझिए पहले, ये एनसीआर का मतलब क्या हुआ। एनसीआर का मतलब हुआ कि वी हैव एन आइटम्स, एन आइटम्स हमारे पास एंड आर टेकन, ये जो आर है आर टेकन एट अ टाइम। हमने एक टाइम में आर आइटम्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब इसके पहले जरा बेसिक यहां पे ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फैक्टोरियल है,
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं वो समझिए। देखिए, अगर हमारे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 5 और फिर मल्टीप्लीकेशन साइन लगाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम 1 तक आएंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अगर हमारे पास 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लीकेशन 1 तक आएगा, ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। तो सिमिलरली अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n मल्टीप्लाइड बाई, इससे कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टोरियल हुआ और ये फॉर्मूला हो गया कॉम्बिनेशन का। तो देखिए, किसी भी एक्सपेंशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का मेथड है वो काफी कन्वीनियंट है, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए जरा यहां पे कुछ चीजें हम डिस्कस कर लें जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास ये लिखा है 2C0, तो 2C0 का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू हो गई हमारे पास n की और ये वैल्यू हो गई r की। इसका मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले से तो हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल होता है, मतलब 0 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहां पे 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम लेते हैं 1, ठीक है। तो यहां पे ये 1 आ गया। अब 2 माइनस 0 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब अगेन 2 इंटू 1। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब 2C0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली अगर हम परफॉर्म करते हैं 2C1, तो देखिए ऊपर तो आ गया 2 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 1 फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, एंड हो गया 1 तक, तो ये वैल्यू 1 आ गई। यहां पे भी 1 फैक्टोरियल आ रहा है तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तीसरा ट्राई करते हैं, देखिए अगर निकालते हैं 2C2, तो 2C2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये r है, और यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 1, यहां पे ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 1, और 2 माइनस 2 का मतलब 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास अगेन वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, ओके। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है ये टर्म हमने लिया 2C0, 2C1, 2C2, तो 2 हमने ये जो लिया n हमारा रिप्रेजेंट करेगा रो को, n हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, ठीक है। तो हमारी कौन सी रो यहां पर रिप्रेजेंट हुई, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रो 2, और रो 2 में हमारे पास क्या 3 चॉइसेस बने। तो रो 2 में हमारे पास जो 3 चॉइसेस बने, पहला चॉइस बना 2C0, दूसरा बना 2C1 और तीसरा बना 2C2, ये चॉइस बन गए। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। तो रो सेकंड में हमारे पास 3 एंट्रीज होनी चाहिए। अब जरा हम पास्कल्स ट्रायंगल में देखते हैं, ये हमारा रो 2 हो गया, और यहां पे देखिए यहां पे कितने एंट्रीज हैं, 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स आ गए। अब उनकी वैल्यूज देख लीजिए, जो हमने 2C0 की वैल्यू निकाली वो वैल्यू आई 1, 2C1 की वैल्यू आई 2, और 2C2 की वैल्यू आई 1। इसका मतलब कुछ रिजेंबलेंस दोनों में है।
ठीक है। इसी तरह से एक और देखिए, हम थर्ड रो की बात कर लेते हैं। तो थर्ड रो में हमें n की वैल्यू क्या लेनी होगी, 3 लेना होगा। तो हमारे पास आएगा 3C0 पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा आएगा 3C1, तीसरा आएगा 3C2 और चौथा आएगा 3C3। ये चार है। देखिए थर्ड रो में हमारे पास 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। अभी हम उसको मैच कर लेते हैं। तो 3C0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। आप सॉल्व करके देखिए, फॉर्मूला बता दिया आपको। 3C1 जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3। इसको जब सॉल्व करेंगे ये भी 3 आ जाएगी और ये भी हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या इंक्रीज आई, वैल्यूज 1, 3, 3 और 1। अब हम देखते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में देखिए 1, 3, 3 और 1 ये एंट्रीज आ गई। इसी तरह से हम इसको 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमें एंट्रीज की वैल्यू पता चल जाएगी और रो में कितने टर्म्स होंगे ये भी हमारे यहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए n हमें क्या बता रहा है, n बता रहा है कि हमारे पास कितनी रो होंगी, ठीक है। और r क्या बता रहा है, r हमें बता रहा है कि हमारा जो वेरिएशन होगा वो 0 to n होगा, 0 से n तक उसको हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें काफी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का वे है ये काफी कन्वीनियंट है। अब देखिए इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में हम बेसिक फॉर्मूले लेते हैं पहले। तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन सभी लोग जानते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा हम लेते हैं, देखिए एक और फॉर्मूला ले लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब। ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब देखिए यहां से हम कुछ नोट करना चाहते हैं। पहले देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे a का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं 1। यहां पे कोफिशिएंट 2 लिखा है, यहां नहीं लिखा है तो इसको 1 कर लेते हैं। सिमिलरली यही काम हम यहां कर रहे हैं, इसको कोफिशिएंट 1 लिख ले रहे हैं, 3 3 है, यहां पे 1 लिख ले रहे हैं। अब देखिए जो हमारे पास पावर है 2 वो हमें ये बताएगी कि किस रो में ये है। तो यहां पे ये जो वैल्यू हमें दे रही है ये रो की वैल्यू दे रही है। तो यहां पे कौन सा रो हो गया हमारे पास, सेकंड रो। और यहां पे कौन सा रो हो गया, यहां पे हमारे पास थर्ड रो हो गया। तो सेकंड रो में हमारे पास कितने टर्म्स थे, 3 टर्म थे अभी हमने देखा। और थर्ड टर्म में हमारे पास कितने, थर्ड रो में कितने टर्म्स आए थे, 4 टर्म्स आए थे। फिर से उनकी वैल्यू देख लीजिए। सेकंड रो में हमारे पास 3 टर्म्स थे और उनकी वैल्यू थी 1 2 1। और थर्ड रो में हमारे पास 4 टर्म थे जिनकी वैल्यूज थी 1 3 3 1। वही वैल्यूज यहां पे आ रही हैं कोफिशिएंट्स। सेकंड रो में देखिए 3 टर्म है 1 2 1। थर्ड रो में 4 टर्म्स हैं और उनके कोफिशिएंट्स हैं 1 3 3 1, ठीक है। एक बात तो ये नोट हो गई। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे उसको ध्यान से देखिए। यहां पे a की पावर क्या है, जितना हमारा यहां मैक्सिमम है 2 है, फिर a की पावर यहां पे कम होती चली जा रही है और b की पावर यहां पे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं b टू द पावर 0, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं a टू द पावर 0 क्योंकि किसी की पावर 0 1। तो इसका मतलब इन दोनों से एक इन्फ्रेंस तो ये आ गया, हमारे पास कोफिशिएंट वही रहेंगे। अब a और b की वैल्यूज क्या रहेगी, वो हमारे पास है कि पावर ऑफ a डिक्रीजेस। पावर ऑफ a क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड पावर ऑफ
बी इंक्रीजेस। देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, ए की पावर क्या हो रही है 2, यहां पे 1 हो गया, फिर 0, ये डिक्रीज कर गई, और बी की पावर 0 थी, 1 थी, 2 थी, इंक्रीज कर रही है। वही काम यहां पे हो रहा है, एक बी कितना हो गया 0, यहां लिख लें, यहां पे ए को 0 कर लें हम, तो ए की पावर डिक्रीज कर रही है और बी की पावर हमारे पास इंक्रीज कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां से मिल गया। अब हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म में देखिए, अब हमारे पास अगर कोई एक्सपेंशन है a प्लस बी टू द पावर n, और n यहां पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम पहले इसको ऐसे लिख लेंगे n c0, ठीक है, फिर n c1, NC2, ऐसे ही करते करते हम लास्ट में आ जाएगा हमारा प्लस NCN। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे ये प्लस साइन लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पहला टर्म है हमारे पास a की पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो a की पावर पहले टर्म में क्या हो जाएगा, जितनी पावर ये होती वो होगी, यहां पे हो गया a की पावर n, यहां पे a की पावर n माइनस 1, यहां पे a की पावर n माइनस 2, और सिमिलरली यहां पे हो जाएगा a की पावर n माइनस n, मतलब 0। अब b की पावर में आते हैं, a की पावर तो घट रही है, b की पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगी। यहां पे b की पावर तो हमारे पास 0 हो जाएगी पहले, फिर यहां पे b की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहां पे b की पावर 2 हो गई, ऐसे यहां पे b की पावर n हो जाएगी। ये हमारा एक एक्सपेंशन हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म में, और इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरह से हम लेते हुए और क्या क्या चीजें हम डिफाइन करते हुए किस रिजल्ट पे पहुंचे, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे है एक्सपेंशन, जो हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा और आगे भी चल के यूज होगा, उसको देख लेते हैं। हमने जो इंटीजर लिया वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। अब अगर हमारा n चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो उसके लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, एंड दैट इज 1 प्लस x, इस तरह का आएगा, इसलिए पहले टर्म को हम 1 ले ले रहे हैं। ये हमारा हो गया 1 प्लस x टू द पावर n, ठीक है, 1 प्लस x टू द पावर n। अब n हमारा क्या है ये समझिए, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, कुछ भी हो, ठीक है। इसके लिए अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी, इस एक्सपेंशन में हमेशा पहला टर्म 1 होगा हमारे पास, ठीक है, और दूसरा टर्म आएगा प्लस nx, तीसरा टर्म हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे फैक्टोरियल 2, जो पावर रहेगी वही फैक्टोरियल रहेगा। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, फिर पावर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास 1, ठीक है, x की पावर 0 रहेगी और नीचे फैक्टोरियल 0 रहेगा, सॉल्व करने पे 1 आएगा। दूसरे में n आएगा हमारे पास, x की पावर 1 हो जाएगी, नीचे फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट n इंटू n माइनस 1 आएगा, x की पावर यहां पे 2 हो जाएगी और नीचे फैक्टोरियल 2 होगा। इसी तरह से हमारा ये सभी को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है, दैट देयर इज
नो लास्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, इसमें कोई भी लास्ट टर्म हमारा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर n हमारा, इफ n इज नेगेटिव और इंटीजर, अगर हमारा n नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, तो हमारे पास कोई भी लास्ट टर्म इसमें नहीं होगा। ठीक है। बट हमारे पास लास्ट टर्म n+1 हो जाएगा इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हमारे पास यहां पे कुछ कंडीशंस और हैं। पहली कंडीशन ये है कि 1+x को n हम लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके एक्सपेंशन में सिर्फ दो ही टर्म्स हम लेंगे, बाकी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इतने स्मॉल होंगे कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1+x⁴n को हम लिख सकते हैं 1+nx, या हमारे पास अगर दिया है 1+x⁻⁻n दिया है, तो ये हो जाएगा 1 - nx। ठीक है। या हमारे पास अगर ये दिया है 1 - x⁻n है, तो ये हो जाएगा 1 - nx, और अगर इस तरह से दिया है 1 - x⁻−n, तो ये हो जाएगा 1+nx। इन चारों में एक्सपेंशन के पहले दो टर्म्स ही सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कब रहेगा? इफ, अगर ये चारों तब वैलिड होंगे इफ mod x इज मच लेस देन 1, जब ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, तो हमारे पास ये चारों एप्लीकेबल होंगे, और इन्हीं का हम ज्यादा यूज करेंगे इस साल। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा और बाकी जगह भी ये यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।